हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 14 तारीख से लेके और 20 तारीख की जितने भी पेपर हो चुके हैं दिल्ली पुलिस के, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से करवाना चाहता हूँ, तो उनको आप देख लीजिए एक बार। जिनका आने वाले समय में एग्जाम है वो जरूर देख के जाए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और सभी अच्छे क्वेश्चन है, पूछे गए हैं और आगे रिपीट भी हो सकते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो सभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 20 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना होगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट देखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पहले जो प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथ आनंद थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फैक्ट बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत के खेलों में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। फिर देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी 1991 से 92 में स्थापित किया गया था और भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपको याद रखना होगा, 91 में आपको याद रखना होगा, ठीक है। विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। ये बात आपको बता दी मैंने। फिर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था, ठीक है। और कब रखा गया था? 2019 में रखा गया था, 6 अगस्त 2019 को। डेट भी आपसे पूछ जा सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद से रिलेटेड पूछा गया था कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल तो आपको पढ़ के जाने अधिकतर, ठीक है। जिसमें देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक हितों में संरक्षण से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, इसके संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 ये अधिकार प्रदान करता है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग या कोई भी भाग किसी भी एक अलग भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति हो उसे स्वयं सुरक्षित करने का अधिकार होगा, ठीक है। ये बातें इसमें लिखी हुई है आर्टिकल 29 में, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, राज्य की किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा। केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा, इसमें से किसी भी आधार पर राज्य नीति सहायता प्राप्त होगी, ठीक है। फिर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि किस काल में कोई राजधानी का उल्लेखन नहीं है, यानी किस काल में कोई भी राजधानियों का उल्लेखन नहीं किया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद है, आप सभी जानते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक्मणी देवी, यानी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी आप व्यक्ति का नाम दे रहे हैं आपसे किसी का, और उससे पूछा जा रहा है कि कौन से नृत्य से रिलेटेड है या कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। तो रुक्मणी देवी का आपको याद रखना होगा, भरतनाट्यम से हो जाएगी, ठीक है। याद रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर देखिए, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। और भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और सबसे पुराना नृत्य है, ये भी आपको याद रखना होगा, जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। रुक्मणी देवी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यगान है, जिन्हें भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया गया था। मद्रास, अब चेन्नई में कला क्षेत्रों के फाउंडेशन की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। ये बातें भी आपसे पूछी जा सकती है। फिर देखिए, ये वह एक थायोसोफिस्टिस थी जो एनी बिस्टेंस में बहुत ही प्रिय थी, ठीक है। फिर देखिए, सबसे कम साक्षरता वाले, यानी जनगणना से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जनगणना से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आसान या मुश्किल, लेकिन आपको पढ़ के जाना जनगणना का डिटेल। इसमें पूछा गया था कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे जो कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपको देखना होगा, कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने रहेगा लक्षद्वीप, ठीक है। इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये साक्षरता लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा दे रखा होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि साक्षरता सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में है, ठीक है। तो इसका रॉन्ग आंसर है ये, तो ठीक है। इसमें दे रखा होगा सबसे अधिक किसका है साक्षरता पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन साक्षरता से किस क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट पता नहीं है, क्या पूछा गया था, कम पूछा गया था, ज़्यादा पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको साक्षरता से क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, जनगणना से रिलेटेड, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, 2011 की जनगणना से 92.28% साक्षरता दर लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। देखो, मैंने पूछा था ना आपसे, ये सबसे ज़्यादा साक्षरता इसी में है, लक्षद्वीप में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में, और इसमें दे रखा है कम वाला, तो ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी इसमें अधिक पूछा गया होगा, कम नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। फिर देखते हैं, यानी कम या अधिक पूछा गया था, ऐसा एग्जैक्ट पता नहीं है क्या पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था, ठीक है। साक्षरता दर के मामले में केवल 93.91% साक्षरता की साथ सर्वोच्च स्थान पर केरल राज्य, ठीक है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। फिर देख लेते हैं, नृत्य से किस नाम से पूछा जाएगा, गिद्धा किस राज्य का नृत्य है, तो पंजाब का हो जाएगा, ठीक है। अब पंजाब से रिलेटेड सभी उनको पढ़ के जाना है आपको, आगे भी पूछा जा सकता है, अदर राज्य का पूछा जा सकता है, तो आपको पढ़ के जाना, ठीक है। ये पंजाब का एक नृत्य हो जाएगा, गिद्धा पंजाब के एक लोकप्रिय नृत्य है, या पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसर पर दौरान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ऐसा ही पूछा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्धा प्राचीन नृत्य में लिया गया, जिसे रिंग डांस भी कहा जाता है। इस नृत्य के लिए पोशाक बहुत ही सरल होती है, ठीक है। गहने नृत्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली वह संगीत भी नृत्य की विशेषताएं को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इन बातों को भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे इनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई कितनी है, 73 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी लुलुबा के सहायक संयुक्त में ये दुनिया की एकमात्र बड़ी नदी है जो 2 बार भूमध्य सागर को पार करती है। कांगो बेसिन कुल अफ्रीका लैंडमास का लगभग, ये आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद किसने पूछा गया था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल आपको पता होना चाहिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये बात भी आपको याद रखनी होगी, पहले गवर्नर जनरल थे। और 1833 के चार्टर्स अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के फिर से नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। यानी 1833 के चार्टर्स एक्ट का अधिनियम, उसकी तहत से गवर्नर को फिर से गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। और भारत में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल 1773 में वेरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, 1773। फिर देखिए, सन 1750 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया गया था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विधायक को धन विधायक कहा जाता है, जिन विधायकों में विशेष रूप से कर को अधिरोपण या उत्सन सचित निधि या धन के विनियोग आदि से संबंधित प्रावधान से होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसमें राज्य में किसी भी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ या उनकी कार्रवाई के दौरान या कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई शुरू या नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 361 जो भारतीय संविधान के भाग में 29 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन भागों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन से भाग से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए, भारत की किस नदी को व्रत गंगा नदी कहा जाता है, तो आप सभी पता होगा, गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे व्रत गंगा नदी भी कहा जाता है। और गंगा के पास की गोदावरी को भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए, इनका शब्द महाराष्ट्र के स्टार्ट होता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य से बहती हुई 1465 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, ठीक है। इसकी लंबाई आपको याद रख सकते हैं, क्योंकि कितनी बहती है, ठीक है, कौन कौन से राज्य से होकर निकलती है, ये बातें भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। विश्व हिंद महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। यानी डे से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक, तो याद रख सकते हैं, ठीक है। विश्व हिंद महासागर दिवस एक वैश्विक दिन है जो कि सालाना 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये महासागरों को बेहतर फ्यूचर अथवा सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, यानी उनकी चुनौतियों को सामना करने के लिए जागरूकता के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये युद्ध पूछा गया था, बक्सर के बीच हुआ था, तो 22 से 23 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनेरो और मुगल तथा नवाब की सेनाओं के बीच हुआ था, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा युद्ध से रिलेटेड, ठीक है। इसमें देखिए, इसका युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, और इस युद्ध में अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था, ठीक है। ये हेक्टर मुनेरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय आदि सम्मिलित थे। इस युद्ध में मीरम कासी संयुक्त सेना हार गई थी, यानी मीरम जो मीरा कासी थी उनकी सेना थी वो हार चुकी थी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 का कहाँ आयोजित किया गया था,
तो ये आपको बताना होगा। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, इन 17 में आयोजित किया गया था भारत में, और विश्व कप 6 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। ठीक है, फिर देखिए अंडर 17 फीफा विश्व कप एक द्विवार्षिक टूर्नामेंट है। ब्राज़ील ने 2019 में संस्करण की मेजबानी की थी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ, भारत जीता था। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, अब इसका कंफर्म एग्जैक्ट पता नहीं है क्या पूछा गया था। ठीक है, फिर देखिए एक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से राज्य से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा गोवा से रिलेटेड। ठीक है, गोवा आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, गोवा के कई और नृत्य हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कुणबी नृत्य गोवा की कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो कि सामाजिक विषयों की चित्रित करता है। नृत्य प्रस्तुति सरल होता है और विभिन्न सामाजिक अवसरों के दौरान भी किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन, एक बुक आपसे जरूर पूछी जाएगी, एक बुक का नाम आपसे जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, और इजी पूछा जा रहा है, तो दादाभाई नौरोजी की पुस्तक थी, ये आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, दादाभाई नौरोजी ने 1901 में प्राइवेटी एंड अनरिटेंस रूल इन इंडिया लिखी थी। ठीक है, यानी 1901 में लिखी गई थी, ये भी आपको याद रख सकते हैं। फिर देखिए इस पुस्तक ने भारतीय धन के ब्रिटेन्स और पलियन के सिद्धांतों और ध्यान में आकर्षित किया गया था। दादाभाई नौरोजी को भारत का ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है, इन बातों को भी आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए 18वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था कि भारत के संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, भाग नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और कौन से देश से लिया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आयरलैंड आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में वर्णित है। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक सम्मिलित है। ठीक है, और जिसे DPS भी प्रकृति बंधुत्व करी, जिसका अर्थ होता है कि वे अदालत द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करना योग्य नहीं है। फिर जनगणना से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जनगणना किस अधिनियम के द्वारा, तो जनगणना 1948 अधिनियम के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, इसमें जनगणना अधिनियम 1948 अधिनियम 1994 में संशोधित किया गया था। यह अधिनियम जनगणना के संबंधित निश्चित मामलों को उपलब्ध करवाने के लिए, इस अधिनियम को जनगणना अधिनियम 1948 भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखने की इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इससे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, इन पुस्तक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पुस्तक हो जाएगी, इसकी हो जाएगी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडिया, ये चौधरी जी की किताब है, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोमती पुत्री श्री सतकर्णी, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट पता नहीं क्या पूछा गया था। फिर इससे रिलेटेड फैक्ट है, इनको आप देख सकते हैं, अच्छे फैक्ट है भी। फिर देखिए मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे प्राप्त है, तो पुर्तगालियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 32 में कितने रेट जारी किए जा सकते हैं, तो 5 प्रकार के रेट जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 326 के तहत उच्च न्यायालय के व्यक्तियों को मौलिक अधिकार के वर्तते करने के लिए 5 प्रकार के रेट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्ष ऋण, रेट प्रामोदित, रेट प्रतिदेश रेट, इन 5 प्रकार के जो नाम दे रखे हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप याद सकते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, ये बात भी पूछी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय संघ आयोग संयुक्त आयोग के मामले में और राज्यपाल राज्य आयोग के मामले में दुर्व्यवहार के संदर्भ में अध्यक्षता या आयोग के किसी भी अन्य सदस्य को उनके पद से निलंबित कर सकते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति से इन्हें तरह की संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त करने पर आदेश पारित नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए परिधि पे भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा से क्वेश्चन पूछा गया था एक। ठीक है, परिधि पे भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा हो जाएगी। नर्मदा नदी उत्तर में विद्यांत श्रृंखला और दक्षिण और सतपुड़ी श्रृंखला के बीच एक ही भ्रमंश घाटी होती है जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, परिधि पे भारतीय पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी ताप्ती हो जाएगी। इससे नर्मदा जुड़वा या दादी के नाम से भी दीदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए सुनामी से क्वेश्चन पूछा गया, सुनामी किसके कारण आती है, तो भूकंप, जमीन धंसना, ज्वालामुखी का फटना, या किसी के कारण विस्फोट होना, और कभी कभी उल्का, यानी एक ऑप्शन के हिसाब से आपको करना हुआ है। ठीक है, उसमें क्या दे रखा था ये तो एग्जैक्ट आप पता दे, जिसने एग्जाम दे उसको पता होगा। ठीक है, तो ये सुनामी से रिलेटेड फैक्ट है, इनको भी आप देख सकते हैं, अच्छा फैक्ट है। ठीक है,
फिर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये एग्जैक्ट पता नहीं है क्या पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी। ये बात भी आप याद सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको फांसी नहीं दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट पता नहीं है क्या पूछा गया था। फसल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 20 तारीख के, ठीक है। और भारतीय संविधान में 101 आप सभी जानते हैं जीएसटी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार संविधान 122वें संशोधन विधि के अनुसार 2014 में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें 2016 में मंजूरी मिली और राज्यसभा के द्वारा संविधान 101 और संविधान अधिनियम 2016 में से फिर से जारी किया गया था। भारत के संविधान में विभिन्न लेख जो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन थे, इनको आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। एग्जैक्ट तो कोई भी बच्चा नहीं बता सकता, ठीक है, क्या पूछा गया था, लेकिन उनको इतना पता है कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, वही जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था, नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन हैं जो छोटे मोटे वो उनको याद है, कुछ क्वेश्चन जो लाइन उनकी बड़ी है उनको याद नहीं, ठीक है। कंप्यूटर से क्या पूछा गया था तो इनको आप देख सकते हैं। कंप्यूटर से ये 2-3 चैप्टरों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैथ से अधिकतर इन क्वेश्चनों से पूछे, परसेंटेज पूछा जा रहा है, समय, दूरी, औसत, लाभ हानि, इनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे भी नंबर पूछ सिस्टम, इनसे आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपको इनसे देख लेना है कि रीजनिंग से क्या क्या पूछा जा रहा है। यानी रीजनिंग आप जो पढ़ रहे हैं वही आपसे पूछी जा रही है, मैथ भी आप जो पढ़ रहे हैं वही आपसे पूछी जा रही है, जीके भी वही पूछी जा रही है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जीके में क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको याद होती है फिर भी आप उसको सही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपको जो आता है वो आप करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैथ में जो आता है आप करेंगे। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको आते हैं वो भी आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कन्फ्यूजिंग में कुछ गलत भी हो सकता है और कुछ सही भी हो सकता है, तो इसलिए सोच समझ के आपको टिक लगाना, ठीक है। और सभी एक जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पेपर नहीं आ रहा है जैसा बना रखा था कि दिल्ली पुलिस का पेपर हार्ड आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो आप इंजॉय के साथ एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा दीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है उसे आप टेलीग्राम पर जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आपका धन्यवाद, थैंक यू।